दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन 2025 की शॉर्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे और उन्होंने सिलेबस देखने के लिए 2023 की नोटिफिकेशन का सहारा लिया होगा। बट नोटिफिकेशन जब आपने देखी होगी तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट के नाम दिखाई दिए होंगे। उन कंपोनेंट्स के अंदर आपने डिटेल में क्या पढ़ना है ये आपको नहीं पता लगा होगा। तो मैं यहां पर आपको इस वीडियो में डिकोडेड सिलेबस, हर एक कंपोनेंट का टॉपिक वाइज टॉपिक बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो भाई किस कंपोनेंट में आपको क्या पढ़ना है। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अगले कुछ महीनों में एपीएफसी एग्जाम को प्रिपेयर करके एग्जाम क्वालिफाई करने की सोच रहा है, उसको ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है, डिकोडेड सिलेबस और पीवाईक्यू से हमारी प्रिपरेशन की बाउंड्री बनाएंगे और इसी दायरे में रहकर अगले 4 महीने हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन में डिकोडेड सिलेबस में आप लोगों को बताने वाला हूं वो यहां पर आपको रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट करके अपने घर के या फिर अपने टेबल के सामने वॉल पे लगा सकते हैं, ताकि आप उसको बार बार देख के टॉपिक कवर जो हो रहा है उसको टिक मार मार के आगे बढ़े। और दोस्तों यहाँ पर आपको सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई कैसा एग्जाम में पेपर आ रहा है, कैसा उनका सॉल्यूशन है, और प्लस आपको यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी। तो एक गाइड बुक आपने पक्का डाउनलोड करनी है, टोटली फ्री है आप लोगों के लिए, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं डिकोडेड सिलेबस की। तो जैसा मैंने बोला कि भाई जब आप डिकोडेड सिलेबस देखने के लिए नोटिफिकेशन का सहारा लेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ कंपोनेंट के नाम दिखाई देंगे कि भाई मुझे जनरल इंग्लिश प्रिपेयर करना है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन प्रिपेयर करना है, बेसिकली ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत पोर्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करना है, ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर करना है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, आईआर, लेबर लॉ, इंश्योरेंस प्रिपेयर करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस प्रिपेयर करनी है, एलिमेंट्री मैथ, स्टैट, जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी। तो बहुत सारे कंपोनेंट मुझे प्रिपेयर करने हैं। इस सिलेबस से मुझे आइडिया लग रहा है। बट दोस्तों जो सिलेबस है ना, कौन से एग्जाम का है? ये एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम का सिलेबस है। बट बच्चे के मन में सवाल ये आता है कि सर अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो ईयू एग्जाम का फिर मैं क्या करूंगा? तो सर मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही होती है। क्योंकि अगर मैं कुछ कंपोनेंट को माइनस कर दूं, फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर हेरिटेज माइनस कर दूं, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन माइनस कर दूं, ऑडिटिंग माइनस कर दूं, इंश्योरेंस माइनस कर दूं और स्टेट माइनस कर दूं, तो अब जो मेरा सिलेबस बना वो बना मेरा ईयू एग्जाम का सिलेबस। तो एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस एक बड़ा सबसेट है और उसी के अंदर से ऑटोमेटिकली ईयू एग्जाम का सिलेबस निकलता है। तो यहां पर हम आज चर्चा करने वाले हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की, क्योंकि मैं बार बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट यही करता हूं कि भाई अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एपीएफसी एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, प्लस आप एक हायर लेवल के लिए टारगेट कर रहे हो, आप लेवल 10 के लिए टारगेट कर रहे हो। क्योंकि ईओ बनने के बाद भी आपको 5 से 10 साल वेट करनी पड़ती है प्रमोशंस के लिए टू बिकम एन एपीएफसी ऑफिसर। तो अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्लियर करके एपीएफसी बनने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को भुनाना चाहिए हर एक बच्चे को। ठीक है, तो ये हमने पहले सब्जेक्ट्स की बात कर ली कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और कौन से एग्जाम के सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं कि भाई हर एक कंपोनेंट में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट की, और हम बात करने वाले हैं पहले एपीएफसी एग्जाम, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये एपीएफसी एग्जाम में आता है। ईयू एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट देखने को मिलेगा, वहां पर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज नहीं है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन इस कंपोनेंट से आते हैं। तो जब मैं बात करता हूं कि भाई आपको फ्रीडम मूवमेंट प्रिपेयर करनी है तो इसका एक मीनिंग क्या निकलता है कि भाई आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है? मॉडर्न हिस्ट्री में आता है कि भाई डिक्लाइन ऑफ मुगल कैसा हुआ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन उसी टाइम का एक पैरेलल इवेंट है। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल और एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हम स्टार्टिंग करते हैं फ्रीडम मूवमेंट की, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद हम कवर करते हैं भाई कैसे रीजनल पावर्स का राइज हुआ, अंग्रेजों ने उन रीजनल पावर्स को कैसे टैकल किया, फिर अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी 18th सेंचुरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी, लेजिस्लेटिव पॉलिसीज क्या थी। फिर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की कि भाई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे हुई, ब्रह्म समाज की फॉर्मेशन और बहुत सारे जो है सभाएं हमें देखने को मिली। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 की रिवोल्ट की। फिर आती है कांग्रेस की फॉर्मेशन, फिर आती है स्वदेशी मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, और फिर हम बात करते हैं गांधी जी की एंट्री की और गांधी जी की 3 मेजर मूवमेंट्स की। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहां पर मैंने आपको टॉपिक वाइज लिस्टिंग दे दी है कि भाई डिक्लाइन ऑफ मुगल, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी मूवमेंट, मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1908 टू 1947, यहां पर ऑटोमेटिकली गांधी जी की एंट्री, जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट सारी कवर हो गई। देन फेमस पर्सनैलिटीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट टाइम मदन मोहन मालवीय के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आपको जो भी मेजर पर्सनैलिटीज हैं
स्टार्टिंग फ्रॉम 19th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस, वो आपको पता होनी चाहिए, जिनमें हमारे गोखले साहब आ गए, तिलक साहब आ गए, वो सारा कवर करना पड़ेगा। अगर मैं कल्चर की बात करूं दोस्तों, कल्चर भी इंपॉर्टेंट है एपीएससी एग्जाम के लिए। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम कैलाशनाथ टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन था और नॉर्थ वेस्टर्न जो पॉटरी है उसके ऊपर क्वेश्चन था, तो अगेन अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने इंडियन आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपने कवर करना है। देन पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट्स, जो हमारे रिलीजन है, जो हमारी फिलॉसफी है, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी वो आपने कवर करनी है। फेयर एंड फेस्टिवल, पूरे इंडिया के जो मेजर फेस्टिवल है वो आपने कवर करना है। और दोस्तों यहाँ पर ना कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल बाथुकामा फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो स्टेट वाइज फेस्टिवल की लिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर करंट अफेयर में चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया की हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एंड लास्ट टाइम आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो आप एक बार उस पर भी नजर पक्का मार लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो सिलेबस है ये एपीएससी एग्जाम का भी है और ईयू एग्जाम का भी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और कंपोनेंट की, जो है हमारा गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस करंट अफेयर। देखिए पहले मैं बात करूंगा गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो कि इंडियन पॉलिटी है। और जब कोई बच्चा इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछता है तो मैं कहता हूं कि भाई पहले तो आपको एम लक्ष्मीकांत फॉलो करनी है। और एम लक्ष्मीकांत में क्या ऑर्डर है मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको जो है फॉलो करना है। आपको शुरुआत करनी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पर हम बात करते हैं पहले कंपनी रूल की, कि भाई कंपनी रूल के टाइम पर कौन कौन से एक्ट आए। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हम शुरुआत करते हैं, फिर हम चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हम चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो है क्राउन रूल पे, कि भाई 1857 की वॉर के बाद क्राउन रूल शुरू हो गया। फिर हम इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ते हैं, फिर मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं, 1985 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है। तो ये सारे एक्ट आपने कवर करने, प्लस इनका इंपैक्ट क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे वो आपने कवर करना है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था रेगुलेटिंग एक्ट का, तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करनी है, मेजर कमेटीज कौन सी थी, माइनर कमेटीज कौन सी थी, और फिर आप कवर करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रेम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला जो पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। देन एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कैसे हमारे देश में स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई और कैसे इंडियन यूनियन बनी, और क्या क्या प्रोविजन है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग इंडिया में। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कवर कर लेंगे तो आप फिर थोड़े और अपने आप को जो है कंप्लीट पाएंगे। तो फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायो जो है फंडामेंटल राइट्स का, डीपीएसपी का और ड्यूटीज का। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 इज वन सच पोर्शन जिसके ऊपर एग्जाम में आपको डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वाला ट्राई तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसमें बहुत टाइम लगाना है, अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। देन सेंट्रल स्टेट रिलेशन अगेन एक बड़ा टॉपिक है, जहां पर आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर इमरजेंसी रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी न्यूज में भी काफी चल रहा है और बार बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टसल देखने को मिलती है। तो इमरजेंसी हमारे लिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इमरजेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्टैटिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई कौन से आर्टिकल के थ्रू इमरजेंसी लगती है, 352, 356, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या स्टेट जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो आपने कवर करना है इस पर्टिकुलर पोर्शन में अच्छे से। अगेन देखो पॉलिटी और इकोनॉमी 2 ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पर जो चीजें करंट में चल रही होंगी उनसे लिंक पोर्शन आप लोगों ने स्टैटिक में पक्का पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पर भी हमें काफी चीजें न्यूज में देखने को मिलती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस टाइम पर सबसे हॉट टॉपिक, उसके बाद आपको प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो वहां पर आप क्या प्रिपेयर करते हो, वहां पर आप प्रिपेयर करते हो कि भाई गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये आपके एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, उनकी उनमें भी आपने क्या पढ़ना है बेसिकली, कि भाई इनको अपॉइंट कौन करता है, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, उनकी सर्विस कंडीशन क्या है, उनके पे स्केल क्या है, फिर उनकी पावर्स क्या हैं, उनकी जो है एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, वो सारे जो प्रोविजंस एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के अराउंड होते हैं वो हमने कवर कर रहे हैं। देन आएगा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन पार्लियामेंट। हम लेजिस्लेचर में इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से कवर करना है। एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर जुडिशरी भी देखो इस टाइम पर काफी न्यूज में, एक जज की इंपीचमेंट का प्रोसेस जो है चल रहा है, तो आपको जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट पक्का पढ़ना है, और वहां पर भी आप जज की कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कौन अपॉइंट करता है, कोलेजियम्स की क्या रूल है। देन आप पढ़ते हो कि भाई इंपीचमेंट कैसे होती है, सर्विस कंडीशन क्या है, पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पर इंपीचमेंट वाला प्रोसेस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो कवर करेंगे। फिर हाई कोर्ट्स कवर करते हैं और फिर यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट कवर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और उनके रिलेटेड आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है,
और नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज। लास्ट टाइम एनएचआरसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगेन आपको देखने को मिलेगा। देन लोकल गवर्नमेंट, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक पक्का ही प्रिपेयर करना है। लास्ट टाइम पीआरआई से भी क्वेश्चन था, थंगन कमेटी का, और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन एक म्युनिसिपल कमेटी जो है वहां पे मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमेटी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी था। तो ये आपका पॉलिटी का सिलेबस है। दोस्तों अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो यहाँ पर बच्चों को डाउट होता है कि सर कितने करंट अफेयर पढ़ने हैं, कौन से करंट अफेयर पढ़ने हैं और कहां से करंट अफेयर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम जब सिलेबस की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई 5 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एपीएफसी या ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो 5 डायमेंशन कौन सी है कि भाई आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी करंट अफेयर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर के साथ साथ आप लोगों के सोशल सिक्योरिटी में भी काम आती हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी, भाई वुमेन फ्रेंडली स्कीम्स, ठीक है, चिल्ड्रन के रिलेटेड स्कीम्स, रिटायर्ड लोगों के रिलेटेड स्कीम, पेंशन रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए स्कीम्स है हमारी सरकारों की, वो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। देन सेकंड एरिया है जितनी भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल G20 की मीटिंग हो गई, ठीक है, एशियन की मीटिंग हो गई, SCO की मीटिंग हो गई, जिनका या तो इंडिया मेंबर है या फिर जिनमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट एरिया है इंडेक्सेस, जो इंडिसेस हमारे रिलीज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे बहुत सारे इंडिसेस आएंगे, वो आपने कवर करने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स क्या है, स्मार्ट सिटीज में रैंकिंग क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ है अवार्ड्स, अगेन एक इंपॉर्टेंट एरिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों को स्पोर्ट्स, ये 5 डायमेंशन तो आपने पक्का प्रिपेयर करनी है। इनके अलावा भी आप लोगों से जो प्लेसेस है, पर्सनैलिटीज है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो करंट अफेयर है आइडियली तो आप लोगों को 1 साल के प्रिपेयर करने चाहिए आइडियली, बट क्योंकि टाइम बहुत कम है आप सबके पास, तो आपको मिनिमम 6 महीने के करंट अफेयर बिफोर दी एग्जाम तो पक्का प्रिपेयर करने चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एग्जाम अगर 30 नवंबर 2025 को हो सकता है, तो आप लोगों को मई ऑनवर्ड करंट अफेयर पक्का प्रिपेयर करने चाहिए, वो आपको मिस नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा थोड़ा कंजर्वेटिव है, उसको लगता है कि सर मेरे मिस हो जाएंगे, तो वो जनवरी 2025 से भी स्टार्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, पीडीजी और इंश्योरेंस की। इंपॉर्टेंट एरिया है, आराम से सुनिएगा। देखिए जब मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूं तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई पक्का पढ़ना है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। फिर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ कि भाई जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डिफ्लेटर क्या होता है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक्स जो टर्म है जो हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं वो सारी आपको क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, टारगेटिंग क्या है इन्फ्लेशन की, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या हैं, वो आप कवर करेंगे। रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये सारी पोर्शन आपकी यहाँ पे कवर होगी। देन फिस्कल पॉलिसी कि भाई रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से एलिमेंट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कैसे आते हैं, ये वाला पोर्शन। और फिर हमारे डेफिसिट्स डिफरेंट टाइप के आप कवर करेंगे, जैसे लास्ट टाइम शायद प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन था, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट एरिया है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एलपीजी रिफॉर्म कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देन दोस्तों एलपीजी रिफॉर्म्स में आप लोगों ने 1991 की पक्का पॉलिसी पढ़नी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेस इंपॉर्टेंट, बट अगर पढ़ लोगे तो कोई बात नहीं। पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट की हैं और जो लेटेस्ट है वो आपने कवर करनी है। और फाइनेंस कमीशन, लास्ट टाइम फाइनेंस कमीशन के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो फाइनेंस कमीशन तो आपने पक्का पढ़ना है, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी रिकमेंडेशन। आगे बढ़े, इंश्योरेंस लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हार्डली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट यहां पर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि भाई जो एडई की ई बुक है 70 पेजेस की, वो आप फॉलो करिए। तो उसमें आपको कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हमें देखने को मिला भी है लास्ट 2 टाइम, वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस। पीडीजी है पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ एपीएफसी में आता है। और यहां पर आप लोगों ने बेसिकली इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें भी ड्रेनेज सिस्टम और फिजियोग्राफी, और फिर आपको कवर करनी है इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि आप क्लास 12th की एनसीईआरटी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से कवर कर लेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज चलती हैं, डेवलपमेंट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या एलिमेंट होते हैं डेवलपमेंट के, किस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या डेफिनेशन दी है, अमर्त्य सेन की डेफिनेशन क्या है, महबूब हक की डेफिनेशन क्या है। देन वी विल टॉक अबाउट कि भाई कौन कौन से इंडिसेस हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो आप यहां पर कवर करेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक आप कवर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन में भी आप लोगों ने इसका सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट अच्छे से कवर करना है। अब आते हैं क्वांट, रीजनिंग और स्टैट में। देखो स्लाइड बहुत बड़ी है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में यहां से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, और हार्डली 1 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो ये जो सिलेबस है क्वांट का, वो टिपिकल जो हम बाकी सीजीएल एग्जाम, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वही चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भाई आपका जो लेवल है
वो भले ही हल्का सा मॉडरेट हो बट आपकी स्पीड काफी अच्छी हो। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D 3D, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, और एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो आपको आना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक आपको आने चाहिए, क्योंकि पिछली बार 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। रीजनिंग में अगेन आपको सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक, काउंटिंग फिगर, क्यूब, डाइस, ये वाले टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और इनके लिए बेस्ट बुक क्या रहेगी? आर एस अग्रवाल। स्टेट में आपने मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस पर्टिकुलर सेशन की, जो है जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। लगभग 75 नंबर का, 75 नंबर का पेपर इस स्लाइड से आता है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के, और इंग्लिश में भी आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस मैंने पूरा दे दिया है। बट दोस्तों इस डिकोडेड सिलेबस में रीडिंग कंप्रेhension, सिनोनिम, एंटोनिम और पैरा जंबल यहाँ पे मेंशन है। एक मिनट मैं बता देता हूँ, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला एक टॉपिक होगा यहाँ पर, शायद वो नहीं है, मैं लिख देता हूँ। सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो अपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देन कंप्यूटर अवेयरनेस में अगेन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टाइपोलॉजी, नेटवर्क सिस्टम और कम्बिनेशंस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटा रिप्रेजेंटेशन, वो वाले टॉपिक हमारे यहाँ पर मेंशन है। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से कवर करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी ऑडिटिंग की। तो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग 2 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एपीएफसी के। ईओए में सिर्फ अकाउंटेंसी आता है। तो अकाउंटेंसी में आप लोगों ने टोटल 20 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। 20 टॉपिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से लेकर इनकम स्टेटमेंट तक। तो अगर ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए तो आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। प्लस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 2, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इनकम स्टेटमेंट। और ये आपने क्लास 12th के लेवल तक का प्रिपेयर करना है। एग्जाम के लिए इतना ही इनफ रहेगा। देन आपने ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करने हैं, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद आप लोगों को स्टैंडर्ड्स और उनकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मिस करना चाहो मिस भी कर सकते हो, बट इन पोर्शंस को मिस मत करना। ऑडिटिंग में 7 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपनी ऑडिटर, वाउचिंग, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर एंड डिफरेंट ऑडिट्स। अगेन टीएन शर्मा की बुक इसके लिए बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स अगेन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप इस कंपोनेंट को थोड़ा लाइटली भी ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर आपको सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी प्रिपेयर करनी है। अब बच्चों को इस कंपोनेंट से डर जरूर लगता है, उन्होंने पहले पढ़ा नहीं होता, बट दोस्तों बहुत छोटा और बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है, जहां से आप इजीली एग्जाम में 15 नंबर स्कोर कर सकते हो। कैसे? कि भाई 5 एक्ट हैं, 5 एक्ट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन से 5 एक्ट हैं? ये हमारा एक आईआर का है, लेकिन ये 5 एक्ट हमारे सोशल सिक्योरिटी के हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, उसकी अमेंडमेंट भी आ चुकी है, एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो 5 एक्ट हमने सोशल सिक्योरिटी में प्रिपेयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वाला जो पार्ट है वो हमारा ऑटोमेटिकली करंट अफेयर में प्रिपेयर हो रहा है। आगे बढ़े। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आईआर एंड लेबर लॉ। अगेन मैं कहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई 15 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जो है पार्ट से आने वाले हैं। तो आईआर तो एक थ्योरी वाला पार्ट है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बट लेबर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईआर में बेसिकली आपने इंडस्ट्री के जो रिलेशंस है, फॉर एग्जांपल कैसे उनका वेजेस होता है, जो लेबर होती है उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे होता है, ट्रेड यूनियंस कैसे बनती हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट जो है इंडस्ट्री में राइज हो सकते हैं, उनको फिर सेटल कैसे किया जाता है, हमने कौन कौन से आईएलओ की कन्वेंशन साइन कर रखी हैं। तो वो सारी थ्योरी यहाँ पर आपको टॉपिक्स की फॉर्म में मिल जाएगी। अब लेबर लॉ में आपने 12 लेबर लॉ प्रिपेयर करने हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई इन 12 लेबर लॉ के अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ सकता है। अगर कोई लेबर लॉ न्यूज में है तो उससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहले हमने जो 2023 तक पैटर्न देखा था वो ये था कि भाई 6 एक्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, बट 2023 के पेपर में हमें 6 और एक्ट देखने को मिल गए। तो 12 एक्ट से लगभग 13-14 क्वेश्चन ईओए में थे और 12 क्वेश्चन एपीएफसी में थे। तो आपने लेबर लॉ तो 12 के 12 प्रिपेयर करने ही करने, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट हो ही चुके हैं एग्जाम के लिए। बट अगर कोई और लेबर लॉ न्यूज में चल रहा है तो वो भी आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब जनरल साइंस की बात करते हैं। देखिए जनरल साइंस में आप लोगों ने टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन प्रिपेयर नहीं करना है। जो इसरो के इनिशिएटिव है, गगनयान, मंगलयान जो भी है, वो आप करंट अफेयर में प्रिपेयर करेंगे। आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन प्रिपेयर नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ बेसिक साइंस प्रिपेयर करनी है, क्लास 10th तक के लेवल की। आपने एनसीईआरटी 6 से 10th की फॉलो करनी है, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, उसी की एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे और ज्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना एपीएफसी एग्जाम में कुछ हिडन सिलेबस, मैं ईओ में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एपीएफसी में एक हिडन सिलेबस है कि आपको एंशिएंट और मिडिवल के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम थे। देन आपको
फिजिकल ज्योग्राफी जो कि मैंने पीडीजी में ऑलरेडी कवर कर लिया, उसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको एनवायरमेंट के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और आपको थोड़े से जो ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट इकोलॉजी के, फिजिकल ज्योग्राफी के, एंशिएंट मिडिवल ज्योग्राफी के, करंट अफेयर बेस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मान लो आपसे राखीगढ़ी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं कहूंगा कि वो क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि राखीगढ़ी साइट करंट अफेयर में चलती है। अगर आपसे किसी रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जहाँ पे फ्लड आए हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो अगेन आपसे करंट अफेयर की वजह से वो क्वेश्चन पूछा है, तो करंट अफेयर में जो भी आपको इन कंपोनेंट से रिलेटेड न्यूज दिखती है वो आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग द सिलेबस। आई होप आपको मजा आया होगा। अब दोस्तों अगर आप ये सिलेबस सेल्फ स्टडी से कवर करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपके लिए मतलब कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप कोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने अपने 3 डेडिकेटेड कोर्स प्रिपेयर कर रखे हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, कि भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन बच्चों के लिए जो कि अभी फ्रेशर हैं, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, टाइम क्रंच है, तो यहाँ पर आपको हर कंपोनेंट का मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाएगा। और यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस भी हैं। यहाँ पर आपको जो है सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विज मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि जीएस एंड क्यूआरई किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट जो सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आते हैं लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, वो यहाँ पर हम कंप्रेहेंसिवली कवर करेंगे। आपको जीएस एंड क्यूआरई के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स के आप लोगों को कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन, वीडियोस, नोट्स सब मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज कौन से बच्चे के लिए है? जो कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और फिर रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहता है, वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकता है। अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।